नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अर्धनारीश्वर निबंध के क्वेश्चन आंसर के पार्ट 2 वीडियो को। और यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना और अंत में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब वह क्या बन जाता है। यानी सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हो अच्छा से तो आप अपने से भी आंसर इसका दे सकते हो और आंसर को अपने भाषा में भी लिख सकते हो। कह रहा है कि जब कोई पुरुष अगर नारी का गुण ले लेता है तो आखिर वह क्या बन जाता है। आखिर उसके मर्यादा में, उसके इज्जत में कमी आती है या उसके इज्जत में वृद्धि होती है, इन सभी को देखना है। तो देखिए क्या है, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार यदि कोई पुरुष नारी का गुण ले लेता है तो उसकी मर्यादा में हीनता नहीं आती, बल्कि उसके मर्यादा में वृद्धि होती है। यानी कहने का अर्थ यही है कि लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर, और रामधारी सिंह दिनकर जो है इन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है और ये हमारे बिहार के बेगूसराय के रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यदि कोई पुरुष नारी का गुण ले लेता है तो उसके मर्यादा में हीनता नहीं आती है, यानी उसके मर्यादा में कमी नहीं आती है, बल्कि उसका जो इज्जत जो होता है वह इज्जत बढ़ जाती है। देखो ना, अब यानी कहने का अर्थ है कि आपका मर्यादा क्यों कम होगा जब आप किसी नारी का गुण ले लोगे, क्योंकि नारी में क्या होती है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे अपनाना चाहिए। तो क्या है वो चीज़ें देखते हैं। जब कोई पुरुष नारी के कोमलता, दया और सरलता को अपना लेता है तो वह पूर्ण हो जाता है। देखिएगा, यानी क्या कह रहा है कि जो नारी के गुण, नारी के अंदर क्या होती है तो कोमलता होती है, उसके अंदर दया होती है और साथ ही साथ उसके अंदर सरलता होती है। अगर ये जो चीज़ है, अगर ये चीज़ अगर कोई नर अपना ले तो उसके मर्यादा में हीनता कैसे आ सकती है, उसका मर्यादा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला अगर क्वेश्चन है तो क्या है, स्त्रियोचित गुण क्या है। यानी सबसे पहले क्वेश्चन को मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझ लो। क्वेश्चन अगर आप अच्छा से समझ लेते हो तो आप आंसर अपने भाषा में भी दे सकते हो। तो स्त्रियोचित को अगर विग्रह करें तो स्त्री में उचित गुण, यानी आखिर स्त्री में कौन कौन सा जो गुण होना चाहिए जो उचित होना चाहिए, यानी सही गुण होना चाहिए। एक परफेक्ट स्त्री बनने के लिए आखिर उनमें कौन कौन से गुण होना चाहिए। तो देखिए आंसर में क्या है, स्त्रियोचित गुण में दया, माया, कोमलता, सरलता जैसे गुण आते हैं। ये सभी गुण स्त्रियों के गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। यानी कह रहे हैं कि अगर कोई स्त्री में, अगर परफेक्ट स्त्री वही है जिसमें दया का भाव हो, जिसमें माया हो, जिसमें कोमलता हो, जिसमें सरलता हो, अगर एक गुण है तो वह स्त्री अच्छी स्त्री कहलाएगी, वरना अच्छी स्त्री नहीं कहलाएगी। क्योंकि स्त्री तो सब कोई होते हैं, लेकिन स्त्री में एक जो होना चाहिए दया का भावना होना चाहिए। कोई कोई स्त्री जो होते हैं कर्कश होते हैं, तो कर्कश वाला भाव नहीं होना चाहिए। और हमारे भारत की पहचान और मुख्यतः हमारे बिहार की जो पहचान है, इसमें क्या है कि स्त्रियां हमेशा ही कोमलता का भाव रही है, माया का और दया का, करुणा का भाव रही है, इसलिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आगे अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है कि रविंद्रनाथ और प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर यानी राष्ट्रकवि जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये तीनों के जो सोचने का जो तरीका था, ये सोचने के तरीके से ये दिनकर जी असंतुष्ट थे, इन्हें अच्छा लगता नहीं था। आखिर वह कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें अच्छा नहीं लगता था, वही चीज़ों को देखेंगे। आंसर में देखिएगा, दिनकर के अनुसार रविंद्रनाथ, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन नारियों के प्रति अच्छे नहीं हैं। यानी ये तीनों कोई नारियों के प्रति अच्छे नहीं सोचते थे। आखिर कौन कौन सी बात है सो देखिएगा। पैराग्राफ आप यहाँ से चेंज कर दोगे। कवि रविंद्रनाथ नारियों के बारे में कहते हैं कि नारियाँ केवल पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हैं। यानी रविंद्रनाथ कहते हैं नारियों के बारे में कि ये मात्र
पृथ्वी की कौन चीज करती है? शोभा बढ़ाती है। यानी धरती पर इसीलिए आई है कि सिर्फ शोभा बढ़ा सके। ये केवल आकर्षक का केंद्र है, इन्हें शिक्षा दीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी रविंद्रनाथ कह रहे हैं कि स्त्रियां जो होती है ये केवल आकर्षक का केंद्र होती है, यानी एक दूसरे को लुभाने के लिए होती है और इन्हें शिक्षा दीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो सोचने का जो तरीका है इनका, यानी रविंद्रनाथ का, ये सोचने का तरीका बिल्कुल गलत है। और ये इसे सिर्फ और सिर्फ दिनकर जी ही नहीं गलत नहीं कह सकते हैं, बल्कि सभी कोई गलत कह सकते हैं। क्योंकि अगर स्त्रियां है ये केवल शोभा के पात्र नहीं है, बल्कि स्त्रियां हमारे देश में और पूरे दुनिया में वो सारी चीज़ें भी की है जो असंभव है एक पुरुष के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए करना। आगे क्या है कि आगे प्रेमचंद कहते हैं कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है, परंतु जब कोई नारी किसी नर का गुण ले लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। देखिए इनका भी कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि यदि कोई पुरुष अगर नारी का गुण ले ले तो वह देवता बन जाता है। चलिए ये ठीक है, अगर आप पुरुष के बारे में अच्छा कह रहे हैं कि जब कोई पुरुष अगर नारी का गुण ले लेता है, उसकी कोमलता, सरलता, करुणा, इन सभी चीज़ों को गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाता है। चलिए ये सही है, लेकिन आप यहाँ पर आप गलत कर रहे हो कि यदि कोई नारी, उसके अपोजिट क्या होता है कि नारी अगर नर का गुण ले लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। तो ये तो गड़बड़ है भाई। यानी जब आप नारी का गुण लेते हो तो आप अच्छे बन जाते हो, देवता बन जाते हो, लेकिन वही नारी नर का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, यानी ऐसा सोचना नहीं चाहिए। तो ऐसे सोच से तो कोई असंतुष्ट होगा, तो इन्हीं सभी सोचों से ये असंतुष्ट है कौन? रामधारी सिंह दिनकर। अगर लास्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा है? क्या यह उचित है? यानी कहने का अर्थ यही है, क्वेश्चन समझो, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी, यानी किसी भी स्त्री को अगर आप अहेरिन बोल रहे हो, अहेरिन एक गाली शब्द के जैसा है, नागिन भी गाली शब्द के जैसा है, और साथ ही साथ जादूगरनी भी एक गाली के जैसा है स्त्रियों के लिए, यानी अपमानजनक शब्द है। तो अगर आप किसी स्त्री के बारे में ऐसा कह रहे हो तो आखिर क्या मंशा होती है, आखिर कहने का अर्थ क्या होता है, यानी ऐसा कहना उचित है, इन सभी को बताना है। तो देखिएगा, कह रहा है कि स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे खराब मंशा है, यानी जो ये सारी चीज़ें जो कहा जा रहा है, ये जो कहने के पीछे क्या होता है, खराब मंशा होता है। ऐसा कहना उचित नहीं है। पुरुष ऐसा इसलिए कहता है कि वह स्त्रियों को दुर्बल, कमज़ोर बनाए रख सके। देखिए पुरुष स्त्रियों को इसलिए ऐसा कहता है कि उसे नागिन, जादूगरनी और अहेरिन इसलिए कहता है कि उसे कमज़ोर बनाए रख सके। जब वह कमज़ोर रहेगी तब पुरुष आगे रहेगा। इसलिए पुरुष हमेशा ही स्त्रियों को ऐसे शब्द कहकर उसे झुकाने का प्रयास करता है। हम जानते हैं कि गुण और अवगुण नर और नारी दोनों में ही है, इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं है। यानी देखो, नर और नारी दोनों में ही गुण और अवगुण है। अगर अच्छाई और बुराई का बात किया जाए तो अच्छाई नर में भी है और बुराई नारी में भी है, फिर अच्छाई नारी में भी है और बुराई नर में भी है। तो ये सारी चीज़ें दोनों में ही है। अगर आप कहोगे कि एक में कम है, एक में ज़्यादा है, तो ऐसा कहना उचित नहीं है। तो यहाँ तक आपका वीडियो समाप्त हुआ और अर्धनारीश्वर के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही कंप्लीट हुआ। और पार्ट 1 नहीं देखें तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा तरीका से समझाया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका न्यू अपडेट आपके मोबाइल पर तुरंत जा सके।